एडीसीज के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। 2. प्रत्येक एडीसी में 45 से अधिक सदस्यों की अनुमति नहीं है, ये सभी सीधे चुने जाते हैं। 3. छठी अनुसूचित वाले क्षेत्रों में कानून राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन के आधार पर ही लागू हो सकते हैं या नहीं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। लद्दाख के एक भाजपा सांसद ने हाल ही में मांग की कि इस क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275 के तहत इन्हें विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है। आदिवासियों को स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है। अतः कथन 1 सही है। प्रत्येक स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा और बाकी चुनावों के माध्यम से नॉमिनेट होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। हालांकि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है, क्योंकि इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं। छठी अनुसूचित वाले क्षेत्रों में कानून राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन के आधार पर ही लागू हो सकते हैं या नहीं। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्रों यानी मैरीटाइम जोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टेरिटोरियल सी अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील यानी एनएम तक फैला हुआ है। 2. सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक समुद्र और हाई सीज के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर्स वह जल है जो आधार रेखा के भूभाग पर स्थित होते हैं, जिससे प्रादेशिक समुद्र यानी टेरिटोरियल सी की चौड़ाई मापी जाती है। टेरिटोरियल सी अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। अतः कथन 1 सही है। सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 24 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। यह प्रादेशिक समुद्र और हाई सीज के बीच एक मध्यस्थ क्षेत्र है। अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, लॉग फॉर शेल भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी एक ओपन सोर्स लॉगिंग लाइब्रेरी पर आधारित है। 2. यह हमलावरों को लक्षित कंप्यूटर पर दूर से ही कोड एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। लॉग फॉर शेल को क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। इसका पता ओपन सोर्स लॉगिंग सॉफ्टवेयर अपाचे log4j में चला था। भारत सहित दुनिया भर के संगठनों को टारगेट करके उनकी कई वेबसाइटों को प्रभावित कर रही है। यह ओपन सोर्स लॉगिंग लाइब्रेरी पर आधारित है, जिसका उपयोग उद्यमों और यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिकांश अनुप्रयोगों में किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। भेद्यता को लॉग फॉर शेल कहा जाता है और इसे आधिकारिक तौर पर CVE 2021 44228 कहा जाता है। इस भेद्यता का पता पहली बार उन वेबसाइटों पर लगाया गया था जो माइनक्राफ्ट नामक माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले गेम के सर्वर को होस्ट कर रहे थे। यह हमलावरों को लक्षित कंप्यूटर पर दूर से ही कोड एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विजय दिवस कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का प्रतीक है। 2. भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की सहयोगी सेनाओं ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत है।
1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 16 नवंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1971 को फैसला किया था कि भारत बंगाल के मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करेगा। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों तक लड़ा गया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना यानी विरोधी पक्ष के प्रमुख ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। मुक्ति वाहिनी उन सशस्त्र संगठनों को संदर्भित करती है जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़े थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ट्रिब्यूनल को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से लाया गया था। 2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की है। ऐसा दुर्घटना मुआवजे के दावों वाले मामलों के त्वरित निपटान के लिए किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार न्यायाधिकरणों के लिए प्रावधान पेश किया। अतः कथन 1 सही है। इस संशोधन ने संविधान के भाग 14A को पेश किया जो ट्रिब्यूनल से संबंधित है। अनुच्छेद 323A यह प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। यह अर्ध न्यायिक संस्थान है जो लोक सेवक की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का समाधान करते हैं। अनुच्छेद 323B यह कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, भूमि सुधार, भोजन, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव जैसे अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण से संबंधित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। 3. इसका एक उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई यानी प्रेसिशन इरिगेशन को अपनाने में वृद्धि करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। कैबिनेट ने 2021 से 26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इस योजना से लगभग 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिनमें 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसान शामिल हैं। जान लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के बारे में। PMKSY एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अतः कथन 1 सही है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें केंद्र राज्य का हिस्सा 75:25 होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह 90:10 रहेगा। इसके उद्देश्य हैं देश में सिंचाई में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विस्तार और विकास करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और सटीक सिंचाई और अन्य जल का बचत करने वाली तकनीकों जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप को अपनाना। इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH की सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। 2. यह मानवता के यूनेस्को ICH के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला त्योहार है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
यानी दोनों कथन सही हैं। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 16वीं समिति ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया। यह त्योहार कोलकाता में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। मानवता की यूनेस्को ICH के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला यह एशिया में पहला त्योहार है, इसलिए कथन 2 सही है। जान लेते हैं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के बारे में। यह प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासत तत्वों की है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। सूची 2008 में स्थापित की गई थी, जब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन लागू हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस राज्य को फ्लावर ऑन लॉफ्टी हाइट और ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में इम्फाल के खुरई में स्थित एक फार्मेसी के सामने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IED में विस्फोट हो गया। जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी कोने में स्थित है। यह राज्य अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ साथ पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। वनस्पतियों और जीवों की उपस्थिति के कारण मणिपुर को फ्लावर ऑन लॉफ्टी हाइट, ज्वेल ऑफ इंडिया और पूर्व का स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। मणिपुर को भारत के पूर्व में प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वार्षिक रूप से केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है। 2. दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के अपने काम के बावजूद इसे कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने कहा कि ईरान ने करज में सेंट्रीफ्यूग के पुर्जे और निर्माण सामग्री बनाने वाले स्थान पर कैमरों को बदलने की अनुमति दी है। इन कैमरों को इसी साल जून में हमले से क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया था। अब जान लेते हैं IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसे परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और इसके उपयोगों से उत्पन्न भय के जवाब में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। 2005 में इसे इसके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है, किंतु सुरक्षा उपायों के संदर्भ में आवश्यक होने पर यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी रिपोर्ट करता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अंतिम प्रश्न है, ओपन हियरिंग एंड कैंप सिटिंग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन की एक पहल है? नालसा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिलोंग में अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम ओपन हियरिंग एंड कैंप सिटिंग का समापन किया, अतः विकल्प डी सही है। इसमें मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में राहत के रूप में 15 लाख रुपए के भुगतान की सिफारिश की गई। ओपन हियरिंग के तहत सुने गए मामलों में कारण बताओ नोटिस मामले, अनुपालन के मामले आदि शामिल थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय से निकलती है।